हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम गवर्नेंस से एक सिटीजन्स चार्टर का टॉपिक हम आज कवर करेंगे और सिटीजन्स चार्टर से बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो जहाँ पे गाइस आप अपने गवर्नेंस के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे आप सिटीजन्स चार्टर और सिटीजन्स चार्टर एक तरीके से आपका थोड़ा सा एथिक्स में भी आ जाता है, तो आप सिटीजन्स चार्टर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स अपने पास बना के रखिएगा। इसके क्या मेजर्स ले सकते हैं और क्या लिमिटेशंस हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। और अगर आपको लगता है एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपने लिखे हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए डेली आपका लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा गाइज जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। और गाइस बेसिक से आपको इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इम्प्लाइज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो और अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो इसीलिए ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और गाइस हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज चलाई गई है। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग गाइज आपको बिल्कुल बेसिक से पहले कराना स्टार्ट करेंगे सो दैट आप थोड़ा सा समझ जाएं किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आंसर राइटिंग में और आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर दिया जाएगा। और जो आंसर कॉपीज़ हैं गाइज हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इज़ गाइज कि ये जो इवैल्यूएशन है ये दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये सूटेबल है बैच। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द सिटीजन्स चार्टर is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens Charter. नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता और जवाबदेही का एक आदर्श साधन है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाओं की पहचान करें और नागरिक चार्टर की अधिक प्रभावशीलता के उपायों का सुझाव दें। ये क्वेश्चन गाइस GS2 गवर्नेंस सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो जब हम गाइस इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो सिटीजन्स का चार्टर होता है मतलब जो नागरिक चार्टर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है या अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो बनाए रखता है, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हमें उनकी वो लिमिटेशंस जो उसकी कमियां हैं हमें उसके बारे में बताना है और हमें मेजर्स बताने हैं कि हम इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली इसका यूटिलाइजेशन और इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। तो हमसे मेनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिमिटेशंस पूछी गई हैं और मेजर्स पूछे गए हैं। अब ये हमें अपने मेन जो बॉडी पार्ट में हमें मेंशन करना है हमें वो पता चल गया, लिमिटेशंस एंड इफेक्टिव मेजर्स।
मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस। तो हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सिटीजन्स चार्टर क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे, फिर मेन पार्ट में जो हमें पूछा है लिमिटेशंस एंड मेजर्स, एंड एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सिटीजन्स चार्टर क्या है? सिटीजन्स चार्टर एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन है बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी। क्या है कि एक स्वैच्छिक घोषणा है, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कुछ ऐसी एक घोषणा करती है, एक डिक्लेरेशन देती है सिटीजन्स चार्टर में कि क्या उसकी प्रक्रिया होगी या क्या जो भी सर्विस है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली उनके लिए होता है। ठीक है, कि जो सर्विस में होते हैं कि सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, मतलब सर्विस से आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो भी आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम एक आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, तो एक आईएएस ऑफिसर की सर्विस किस तरीके से डिमांडिंग है, मतलब क्या डिमांड है सर्विस से, आपको क्या काम करना है, राइट। उसके साथ किस तरीके से करना है वो काम, और क्या अगर वो काम गलत होता है या किसी के लिए अगर कुछ वहाँ पे कुछ गलत होता है तो उसकी रेमेडी क्या होगी। तो वो सब चीज़ें एक डिक्लेरेशन देती है सरकार, जिसको हम सिटीजन्स चार्टर कहते हैं, नागरिक चार्टर कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो चार्टर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखता है, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस, एक गुड गवर्नेंस की, राइट, सुशासन की। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये इन चीज़ों को मेंटेन करता है और बनाए रखता है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो लिमिटेड है, मतलब पूरे तरीके से एक जगह पे सीमित हो गई है, अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिससे कि जितना हम इफ़ेक्टिव इसको समझ रहे हैं, जो हम अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो नहीं उस तरीके से हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम अब उन लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या लिमिटेशंस है सिटीजन्स चार्टर की। फर्स्ट इज devoid of participatory approach in consulting stakeholders like the cutting edge staff and end users in its formulation। क्या बोला गया है इसमें? देखिए सिंपल एक उससे समझते हैं, नॉर्मल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए को फॉर एन एग्जांपल उनको शूज़ चाहिए, पर्सन ए को शूज़ चाहिए, राइट। अब आप उनके लिए शूज़ परचेज करते हैं, लेकिन आप उनसे ये नहीं पूछते कि उनको किस रेंज में, मतलब क्या उनका प्राइस होगा, कि किस प्राइस तक के उनको शूज़ चाहिए, किस तरीके के, किस क्वालिटी के शूज़ उनको चाहिए, ठीक है, क्या शूज़ का पैटर्न उनको चाहिए, किस तरीके के शूज़ होने चाहिए, आप कुछ नहीं पूछते। आप बस शूज़ खरीदते हो और उनको लाके दे देते हो। विल ही बी सेटिस्फाइड? कितना परसेंट आप अनुमान लगा सकते हो कि वो सेटिस्फाइड होंगे, उनको वो शूज़ पसंद आएंगे और वो वैसे ही शूज़ चाह रहे होंगे, उनको वैसे ही उसी टाइप के शूज़ की ज़रूरत होगी? बहुत कम परसेंट चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रेफरेंस है, मतलब वो उनको चाहिए ना शूज़, तो वो जानते होंगे बेटर तरीके से कि उनको किस तरीके के शूज़ की ज़रूरत है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब सरकार सिटीजन चार्टर बनाती है, वहाँ पे अपनी जो डिक्लेरेशन देती है, तो वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है या जो एंड यूज़र्स है, मतलब जो लोग हैं जिनके लिए सर्विस दी जा रही है और जो सर्विस दे रहा है, मतलब वो स्टाफ, उनका पार्टिसिपेशन नहीं लिया जाता, उनसे नहीं पूछा जाता कि क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या ऐसी चीज़ें हम ऐड करनी चाहिए हमें इसमें, जो ज़रूरत, जिनकी ज़रूरत है। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन व्हेन मेंशन्ड, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी आर रेयरली डिफाइंड। मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है जो होनी चाहिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मेनली क्या है, सिर्फ गाइडलाइंस दी गई है और उनसे रिलेटेड जो मेनली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो नहीं दी गई है। और जहाँ पे
जिन चीज़ों के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी भी गई है, जानकारी बताई भी गई है, उनका क्या किया हुआ है कि स्टैंडर्ड नहीं सेट किया। अब स्टैंडर्ड वो भी मेजरेबल, मतलब जो हम एक क्वांटिफाइएबल टर्म्स बोलते हैं ना हम, कि जिनको हम देख मतलब अच्छे से कंपेयर कर सकें, मेजरेबल हो, जिनको हम मेजर कर सकें, ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं दिए गए उसमें। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं होते वहाँ हम मैच नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस अच्छी है, या जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, वो प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक प्रोडक्शन प्लांट है, वहाँ पे अगर जो वर्कर्स हैं उनको बोला गया है कि आपको बॉटल्स बनानी है, तो वो अगर उनको स्टैंडर्ड बता देंगे, एक फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, एक प्लांट में उनको स्टैंडर्ड बता दिया कि आपको एक पर्सन को एक दिन में मान लीजिए 50 बॉटल्स बनानी है, तो जो पर्सन 50 बॉटल्स बना रहा है, हम उसको ईजिली देख पा रहे हैं कि वो अपनी सर्विस अच्छे से, अपना काम अच्छे से कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और एक प्लांट बी में क्या हो रहा है कि वहाँ पे उन्होंने ना ये नहीं बोला, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको अच्छे तरीके से अच्छी खासी बॉटल्स बनानी है, उन्होंने ये नहीं बताया आपको कितनी बॉटल्स बनानी है। तो क्या वो देख पाएंगे? वो अच्छा खासा तरीका तो हर पर्सन के लिए अलग होगा। क्या वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इस चीज़ को एनालाइज कर पाएगा कि कितनी, क्या उसने प्रॉपर तरीके से काम किया या नहीं किया, जब तक उसको मेजरेबल टर्म्स में स्टैंडर्ड नहीं पता होगा। तो उसकी भी यहाँ पे हमें सिटीजन्स चार्टर में कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर स्टैंडर्ड होगा तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि आपने ये सर्विस, आप स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड से आपने कम दिया है, तो ऐसा क्यों किया है? तो वो है ही नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चनिंग भी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है फिर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अमंग एंड यूजर्स अबाउट द कमिटमेंट्स अंडर सिटीजन्स चार्टर। अब सिटीजन्स चार्टर में जैसे हमने पढ़ा, क्या चीज़ है कि किस तरीके से सर्विस दी जानी चाहिए, क्या क्या काम है, ठीक है, क्या वे होना चाहिए, किस तरीके से दी जानी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी, उसके लिए रिड्रेसल भी होता है। लेकिन अगर उसकी इंफॉर्मेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कंज्यूमर कोड्स हैं, ठीक है, अगर वो किसके लिए बनाए गए हैं, वो कंज्यूमर्स के लिए ही बनाए गए हैं कि कंज्यूमर को मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या उससे उनको कुछ हार्म हुआ है, ठीक है, या उसमें कुछ जो सेफ्टी चाहिए थी वो उनके नहीं बताई गई मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या ऐसी कोई भी दिक्कत है मान लीजिए, तो जब तक उस कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसे कोई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वो इसकी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, तब तक क्या उन कंज्यूमर कोर्ट्स का कोई फ़ायदा होगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या है कि सिटीजन्स चार्टर तो बना दिया, अब वो एम्प्लॉय जो अपनी सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, जो उसका सर्विस जिनको मिलती है, उनको जब तक सिटीजन्स चार्टर में दिया क्या है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, जब तक उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस बता ही नहीं सकते, वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ये हमें एक इसकी लिमिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज चार्टर्स आर रेयरली अपडेटेड, कि क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि पुराने चलते हुए आ रहे हैं, जब बनाया तब बनाया, उसके बाद उसको अपडेट नहीं किया जाता, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि उसको अपडेट किया जाए प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ adherence by organization to their citizens charter, since there is no mechanism to compensate the citizen if the organization defaults। अब क्या चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो खुद उसको मानता ही नहीं है, मतलब उस पर काम ही नहीं करता सिटीजन चार्टर को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसका प्रॉपर तरीके से सर्विस दी जाए उसके हिसाब से, उसकी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो, उस पर ऑर्गेनाइजेशन खुद ने काम नहीं करता। क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है या प्रॉपर सर्विस नहीं दी गई, तो जो उससे अफेक्ट हुआ है, मान लीजिए अगर पर्सन ए उससे अफेक्ट हुआ है, तो पर्सन ए को किसी भी तरीके से ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे कि वो उसको कॉम्पनसेट कर सके, कि वो जो उसको हार्म हुआ है वो ठीक किया जा सके, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों, जवाबदेही भी नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पेन लेती ही नहीं है, वो उसमें ध्यान ही नहीं देती, सिटीजन्स चार्टर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू हैव अ यूनिफॉर्म सिटीजन्स चार्टर। अब क्या चीज़ है
कि एक ये भी टेंडेंसी है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन हैं देखने को मिलते हैं, उन सभी के लिए एक ही सिटीजन्स चार्टर बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर अलग अलग, अब जैसे सर्विस है तो हर जगह सेम सर्विस तो नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हर एक काम के हिसाब से सर्विसेज अलग अलग हैं, तो उसके लिए चार्टर भी तो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक ही चार्टर बना के रख दिया हर किसी के लिए, ठीक है। और जो एक्चुअल में लोकल इश्यूज जिनको देखा जाना चाहिए उनके हिसाब से चार्टर बनना चाहिए, वो देखा ही नहीं। तो उस चार्टर का फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये इसकी एक लिमिटेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है। देन सिटीजन्स चार्टर हैज़ स्टिल नॉट बीन अडॉप्टेड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, कि जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके सभी के सभी ने अभी तक सिटीजन्स चार्टर को अडॉप्ट तक भी नहीं किया है, ठीक है। वो अपनी वर्किंग में तो उसको तब लेके आएंगे, फॉलो तो तब करेंगे जब अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट तक भी नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न स्टाफ वर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज्ड अबाउट इट्स स्पिरिट एंड कंटेंट, कि जो कंसर्न स्टाफ है जिनके लिए सिटीजन्स चार्टर बनाया गया है, मतलब जिनको वो सर्विस के बारे में बोला गया है, जो सर्विस दे रहे हैं एक्चुअल में, उन स्टाफ को उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया, ना ही उनको इस तरीके से बताया गया कि ये चार्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं बताई गई, और ये किस वजह से है, क्या कंटेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जब तक उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तब तक वो फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखा सकता है, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी? कुछ भी नहीं होगी सिटीजन्स चार्टर के को लेते हुए, राइट। तो ये हमने क्या पढ़ी, इसकी लिमिटेशंस, कि बेशक से है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है, जिससे इसका प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। अब हमें क्या मेजर्स ऐसे लेने हैं जिससे कि हम इसको इफेक्टिव बना सकें? फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर शुड बी ए डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी। अब वही हमने बात की थी कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं है, कि किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, अपने आप ही जो टॉप अथॉरिटीज़ है वो बना देते हैं, जो स्टाफ को सर्विस देनी है ना उनसे कुछ बात की जा रही है, उनसे कुछ पूछा जा रहा है, ना ही जो कंज्यूमर्स जिनके लिए बनाया गया एंड यूजर्स उनसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेनी है, विकेंद्रीकृत गतिविधि होनी चाहिए, जिसमें कि जो कंसल्टेशन है वो सभी के सभी से हो सके, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वहाँ पे डाले जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो सिटीजन्स चार्टर है वो प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कि सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कोई नहीं पढ़ता फिर। सटीक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पॉइंट्स दिए जाने चाहिए, क्या क्या है उसमें। और एक, जैसे हमने बोला ना कि स्टैंडर्ड क्रिएट करना है जो मेजरेबल हो, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सके, ऐसे स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने हैं ताकि ये पता चल सके कि सर्विस प्रॉपर तरीके से वो एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरली ले डाउन द रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब जैसे बोला था कि कंज्यूमर्स के पास पहली चीज़ तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है, ऐसे रिड्रेसल ग्रीवेंस सेल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे कि वो जाके कंप्लेंट कर सकें कि ये पर्सन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए, ठीक है। और वो कब हो पाएगा, जब स्टैंडर्ड्स वो मेजरेबल टर्म्स में पता है, तो वहाँ पे कंप्लेंट भी हो पाएगी फिर, ठीक है। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों में उसके लिए। नेक्स्ट इज पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी, कि जो बाहरी एजेंसी है उनका टाइम टू टाइम सिटीजन्स चार्टर का इवैल्यूएशन हो, कि अगर उसमें कुछ अपडेशन करनी है, कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, तो वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के हिसाब से की जा सके। नेक्स्ट, होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स बाय फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केसेस ऑफ डिफॉल्ट। अब क्या है कि जहाँ पे जैसे क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं करती, कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या है कि हर एक
जो ऑफिसर्स हैं उनको बाउंड करना, मतलब उनको होल्ड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। और ये होना होना है कि अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे, या जो भी काम है जो सिटीजन्स चार्टर के अकॉर्डिंग गिवन है वो नहीं करेंगे, तो दे वुड बी बाउंड फॉर दैट पनिशमेंट। और जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो उनसे होगी, उन्हीं को अकाउंटेबल माना जाएगा वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि उस डर से सभी अकाउंटेबिलिटी और क्वेश्चनिंग के डर से सभी अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो ये इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग शुड प्रिसीड सिटीजन्स चार्टर फॉर्मुलेशन। कि क्या है कि पहले इंटरनल आंतरिक पुनर्गठन करना है, इंटरनल रीस्ट्रक्चर करना है, वहाँ पे दोबारा जो चेंजेस आनी है पहले इंटरनली चेंजेस लेके आना है, ताकि समझा जा सके कि सिटीजन चार्टर में किस तरीके से क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तभी अगर हम समझ के सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा, उसमें चीज़ें उसी तरीके से अपडेट की जाएंगी, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल और इफेक्टिव देखने को मिलेगा। एंड वाइडर पब्लिसिटी अबाउट इट एंड वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, वही अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को उसका पता चले, उसके बारे में नॉलेज हो, उसके लिए पब्लिसिटी करनी है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें, ताकि उनको उसके बारे में पता चले और अपने वो राइट्स को ले सकें, कंप्लेंट्स कर सकें। ठीक है गाइस, तो ये हमने किसकी बात की कि क्या क्या इफेक्टिव मेजर्स हमें लेने हैं कि वो सिटीजन्स चार्टर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बना सकता है, हम उसको उतने ही उस पे उसके काम पे खरा उतर सके वो। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से वही इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम बना सकें। एंड में हम कंक्लूड करते हुए ये बताएंगे कि जो भी सिटीजन्स चार्टर की जो इम्पोर्टेंस है, जो हम मानते हैं इम्पोर्टेंस है गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने में, ठीक है, गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने में, तो अर्जेंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ताकि उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव की, उसके जो उद्देश्य हैं उनका हम लाभ उठा सके अच्छे तरीके से। तो ये कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं, अर्जेंट मेजर्स हैं जो हमें लिए जाने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं लेने। ठीक है गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस एनालिसिस। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर हियर। एंड करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो आपको आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। जीएस का हमारा प्री प्लस मेंस बैच है गाइज, जिसमें बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है आपको। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को, बहुत अच्छा बैच है। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज चलाई गई है। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे ही। और हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है करंट अफेयर मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपकी आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, और साथ ही साथ आपको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो बहुत अच्छा बैच है गाइज, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।